खबर में खुशामदीद। रन डाउन और फिर अपने मौजूद मेहमान का तारुफ करवाएंगे। जनरल फैज़ के बाद क्या मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं? इसके हवाले से र्यूमर मिल भी चल रही है, मगर हकीकत हाल क्या है इस पर बात करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू कर सकता है ये या कब करेगा, इस पर बात करेंगे। वज़ीर दिफा का कहना है कि 20 सीटों पर दोबारा इलेक्शन करवा के उनकी जो मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी में तब्दील किया जा सकता है। ये उनको क्यों खदशा है? और उधर बिजली महंगी होने की वजह से बिजली की चोरी में भी इजाफा हो गया। बड़ी फितरी सी बात है। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे ज़्यादा जो आज खबरों में हैं और सबसे अहम खबरें जिनके पास हैं। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं और हस्बे मामूल मेरे साथ मियाँ शाहिद साहब भी हैं जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं। वो भी पूछेंगे सवाल, क्योंकि दुरानी साहब के पास शायद आज कल की सबसे बड़ी खबर है और आज एक बहुत बड़ी मीटिंग को इन्होंने होस्ट किया है और क्या इरादे हैं और कुछ बातें बाद में भी जो इन्होंने कहीं उस पर भी बात करेंगे। मगर दुरानी साहब, सबसे पहले शुक्रिया टाइम का। ये बताइए कि क्या तय पाया, क्योंकि बड़े तमाम स्टेक होल्डर्स को आप इकट्ठा करने में कामयाब तो हो गए, मगर क्या वलवले हैं और क्या इरादे हैं जनाब दुरानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, जो ये जितने भी हमारे कायदीन इकट्ठे हुए थे, बुनियादी तौर पे इसका क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है, चूँकि उन सबकी ख्वाहिश के ऊपर और उन सबकी चाहत के साथ हम सब इकट्ठे बैठे। मैं तो एक फैसिलिटेटर के तौर पे वहाँ उनके साथ मौजूद था। मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, महमूद खान अचकज़ई साहब हों, बैरिस्टर गौहर साहब, विद द ब्लेसिंग ऑफ इमरान खान, हाफिज नईम साहब अमीर जमात इस्लामी, उनकी भी ब्लेसिंग मौजूद थी। सफदर अब्बासी साहब GDA की तरफ से, पीर साहब पगाड़ा की इसके साथ, इसी तरह से साजिद तरीन साहब BNP की तरफ। ये तमाम कायदीन जो यहाँ मौजूद थे, ये अपनी अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी भी कर रहे थे और अपने जज्बात और तमाम लोग इकट्ठे बैठ के एक सोचने के लिए इकट्ठे हुए थे। और इनकी मोटिवेशन जो सबसे बड़ी थी, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की पब्लिक की कंसर्न्स थी, अवाम के जो इस वक्त के एहसासात हैं उनकी नुमाइंदगी थी। और ये तमाम पार्टियों में कदर मुश्तरक जो है वो ये थी कि ये तमाम अपोजिशन की पार्टीज हैं, हुकूमत में ना शामिल होने वाली पार्टीज हैं। और चूंकि अवाम भी हुकूमत में शामिल नहीं है तो ये भी हुकूमत में शामिल नहीं है, तो इस तरह आप समझ लें कि ये एक अवाम का कट था और जो अवाम को नुमाइंदगी करने वाले जो कायदीन है वो उसमें इकट्ठे थे। और दुरानी साहब, मेरा सवाल ये है, दुरानी साहब मैं शाहिद बात कर रहा हूँ कि आपने मदऊ किया, जो अपोजिशन की जमातें हैं वो आपके पास आई, वहां पर बैठ के डिस्कस भी हुआ। जो अंदरूनी कहानी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि आपने दावत दी मौलाना फजलुर रहमान को क़यादत करने की, तो क्या क़यादत मौलाना फजलुर रहमान ही करेंगे? कोई इत्तेफाक हुआ है इस पे? और तहरीक कब तक चलने का इम्कान है? क्या इस पर भी कोई इत्तेफाक हुआ है? देखिए, अभी इस वक्त ये जो मीटिंग है ना शायद साहब, ये एक पाकिस्तान की तारीख में बहुत अरसे बाद एक ऑर्गेनिक मीटिंग है, जो किसी के इशारे पे नहीं हुई, किसी की चाहत पे नहीं हुई, किसी के दिए हुए एजेंडे पे नहीं हुई, बल्कि ये सब के सब जो कायदीन हैं ये अपनी ख्वाहिश और अवाम की ख्वाहिश के ऊपर इकट्ठे हुए थे। और हमने इस मीटिंग में अभी क़यादत और किसी इत्तेहाद से रिलेटेड तो अभी बात नहीं हुई। अभी जिस एक कदरे मुश्तरक पे बात हुई वो ये थी कि जी वो तमाम पार्टियां जो इस वक्त अवाम के साथ अपोजिशन में खड़ी हैं उनको आपस में इकट्ठा होना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए। और जो इस वक्त के चैलेंजेस हैं, आईनी चैलेंजेस हैं, मईशत के चैलेंजेस हैं, सियासी कैदियों के चैलेंजेस हैं और इसी किस्म की जो अवाम की मुश्किल। दुरानी साहब, एक बात तो आपने कही, ये तो बड़ा खुशाइंद है जो आपने किया और कब से आप काविश कर रहे हैं कि साहब एक टेबल पर आ जाएं, मगर जो बानी PTI हैं उनको बाहर लाने के हवाले से भी आपने कुछ बात की है। इस हवाले से कोई कंसेंसस हुआ है इन तमाम अपोजिशन रहनुमाओं में? देखिए, इसके ऊपर तो इससे पहले भी मेरी तमाम कायदीन से बात होती रही है। पहली बात तो ये है कि इस मामले में अमूमी एक कंसेंसस है कि जो
इस वक्त सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई जो है वो इस वक्त की जरूरत है। बल्कि सियासी कैदियों को कैद रखना जो है सियासत को कैद करने के मुतरादिफ होता है। तो इसलिए इसके ऊपर तो इस मीटिंग से पहले भी कंसेंसस था, इस मीटिंग के बाद भी कंसेंसस है कि जनाब ये जो सियासी कैदियों को कैद रखना ये हुकूमत की एक इंतहाई नाइंसाफी है जो इस मुल्क के अवाम के साथ वो कर रही है, और इसके ऊपर एक कंसेंसस है। बाकी इस डेफिनेटली इस प्रोग्राम में अभी लीडरशिप या कोई और इससे रिलेटेड अभी फैसले नहीं हुए। इसमें जो बुनियादी फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि हम इकट्ठे बैठे, ये फैसला नहीं हुआ, ये तो एग्जिबिट हुआ। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी काइफ साहब, अजय साहब, कि इस मीटिंग को हमने अनाउंस नहीं किया था, मतलब मीडिया के लिए ये अनाउंस नहीं थी। एक ऐसी कोशिश थी कि आपस में सब मिल बैठे और एक अच्छे माहौल में बात करें, इसलिए 2.5-3 घंटे सब लोग इकट्ठे रहे, खाने के बाद भी गपशप होती रही। दुरानी साहब, आपने अपोजिशन को तो बैठा लिया, दुरानी साहब आपने अपोजिशन को तो बैठा लिया, आप डायलॉग की बात करते हैं, आप कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। आपने इससे पहले हुकूमत से भी कोशिश की थी कि आप भी हुकूमत से कोई राब्ता है आपका या राब्ता करना चाहेंगे ताकि एक डायलॉग तो शुरू हो? तहरीक तो अपनी जगह, लेकिन जो अदम इस्तेहकाम की फजा खत्म करने के लिए डायलॉग जो है, जो कि बात की जाती है कि बात करें, तो आप इस हवाले से कोई बात करेंगे गवर्नमेंट से या कोई राब्ता हुआ है? ऐसा देखें, हुकूमत से बात किससे करें हम? हुकूमत तो आज दावत देते हैं वजीर आजम साहब के जी डायलॉग होना चाहिए, आपस में जी मुफाहमत होनी चाहिए, अल्फाज है, और अगले ही जबान से उनके लीडर और वो जो है वो अपनी ओपोनेंट पार्टीज को जो है वो गद्दार डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं, किसी को मुल्क का गद्दार, इदारों का गद्दार, मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो अपने आप को हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी हर कमजोरी किसी और के जिम्मे डाल देते हैं और अपनी जो अख्तियारात हैं, मफादात हैं, वो अपने लिए मुख्तस कर लेते हैं और बाकी सब चीजें जो है किसी और पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले हुकूमत को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि वो हुकूमत है, और हुकूमत के बाद उन्हें वो माहौल बनाना चाहिए जिसके नतीजे में वो इस काबिल हो। अच्छा दुरानी साहब, अगर मैं बराह रास्त बात करूं आपसे, बराह रास्त, क्योंकि मेन प्लेयर इस वक्त हमारे यहाँ, ये जाहिर है कॉमन नॉलेज है, वो एस्टेब्लिशमेंट है, क्या उनसे भी राब्ता किया जाएगा या किया गया है या क्या? क्योंकि उनके बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। दुरानी साहब, कैसा वो उधर से इंडिया से हमारे एक दोस्त आए हुए थे, तो वो एस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा यार आपके यहाँ एस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं? उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट मोदी को कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि हमारे यहाँ पहली बात तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन करना चाहिए किसे कहते हैं। अगर फौज को एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो मैं तो ये चाहूंगा, और आपको पता है मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अगर मसले आपने हल करने हैं तो बेचारी फौज को अपना काम करने दें, उन्हें सियासत में ना घसीटें, उन्हें सियासी डायलॉग ना करेंगे, ना कर रहे हैं, ना करने चाहिए। अगर उनका कोई खींच के, हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि वो अपनी रॉन्ग डूइंग्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दे, और वो डाल के अब कभी अपनी जो अपने उनके अख्तियारात हैं वो तो अपने पास रखे हैं, बाकी चीजें किसी और तरफ शिफ्ट कर दें। हम इस चीज का मुतालबा करते हैं, मैं तो पर्सनली ये करता हूं कि हुकूमत बने। अगर हुकूमत के पास अख्तियार नहीं है और किसी और के पास अख्तियार है तो हुकूमत करना छोड़ दें। अगर हुकूमत, लेकिन सर बानी पीटीआई कहते हैं कि मैं तो जो मुज़ाकरात है वो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, फौज से करूंगा, बकायदा नाम लेते हैं। तो अब मुज़ाकरात फिर कैसे होंगे जब वो कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात करूंगा, हुकूमत से नहीं करूंगा? देखिए जी, हमारी तो कोशिश ये है कि हुकूमत बने, और बात यह है कि अगर हुकूमत खुद ये जिम्मे अपने आप को उनका मरूने मिन्नत ठहराती है, अपने आप को देखें, आज आप देखें कि कोई भी इकदाम होता है तो उसके अंदर वो एक पेज के नाम के ऊपर घसीट के सबको ले आते हैं, हर इश्यू के लिए उनके बंदों से पीछो तो वो उसकी तरफ जाते हैं। तो फिर अब जो एक लीडर होगा वो भी वही बात करेगा जो हुकूमत कर रही होगी। ये तो हुकूमत करती है ये वाली बात कि हम तो कुछ भी नहीं करते जी, आप जाके आज पूछ ले उनसे कि ये क्या हुआ, वो कहते हैं जी हम तो नहीं, ये तो फलां है। मतलब कोई किसी और इदारे का कोई काम हो, तो मैं ये समझता हूं कि सियासत को वापस सियासत में लाने के लिए
ये जो हैं अख्तियारात को, हुकूमत को अपने अख्तियारात तस्लीम करने पड़ेंगे और मुज़ाकरात हुकूमत से उस वक़्त हो सकते हैं जब हुकूमत ये इकरार करे कि मैं हुकूमत हूँ और तमाम अख्तियारात मेरे पास हैं। हुकूमत खुद नहीं मानती कि उसके पास अख्तियारात है, तो फिर सटायर में हम यही कहेंगे ना, जिनके पास अख्तियारात है फिर उनसे बात करें। तो अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात हुकूमत से ही हो सकते हैं, पार्लियामेंट में होने चाहिए, लेकिन उस वक़्त के जब हुकूमत तस्लीम करे कि जो कुछ किया है उसने किया है और अब जो कुछ होगा वो खुद करेगी। अगर वो ये नहीं मानते तो उनसे किस चीज के मुज़ाकरात किए जाएं? हुकूमत आइन की कस्टोडियन है और वो आईनी अख्तियारात अपने पास होने को तस्लीम नहीं करती, तो उसके बाद उससे क्या मुज़ाकरात कोई करेगा? लेकिन दुरानी साहब, मुज़ाकरात क्या होंगे? क्या मुज़ाकरात ये होंगे कि मुल्क के अंदर किस तरह मिलके चलना है, या मुज़ाकरात ये होंगे कि आप हुकूमत छोड़ दें? आप फॉर्म 47 की हुकूमत है, आप हुकूमत छोड़ दें तो फिर मुज़ाकरात तो नहीं होंगे। मुज़ाकरात जो हैं वो उसका माहौल बनाना पड़ेगा कि मुज़ाकरात जो हैं वो किन शराइत पर, किन बुनियादों पर, किस एजेंडे पर होंगे। तो वो एजेंडा अगर अपोजिशन का ये है कि हुकूमत छोड़ दे, तो फिर मुज़ाकरात तो फिर हुकूमत से नहीं किसी और से हो सकते हैं। दरअसल हुकूमत देना किसका अख्तियार है? हुकूमत देना किसका अख्तियार? अवाम का अख्तियार है ना। तो अगर अवाम जिसको हुकूमत देते हैं वही हुकूमत होती है। अगर अवाम ने आपको हुकूमत नहीं दी तो आप कैसे हुक्मरान बन गए? तो ये सवाल तो उठेगा। हुकूमत को इस चीज को क्यों माइंड करती है कि जी अवाम ने उनको अख्तियार नहीं दिया, उसके बावजूद वो अख्तियार में है? अगर इस क्वेश्चन को मैं चैलेंज करता हूं, इस क्वेश्चन को अवाम चैलेंज करती है, इस क्वेश्चन को पूरी सियासी क़यादत चैलेंज करती है कि भाई आप जिस अख्तियार को लेके बैठे हुए हैं वो अख्तियार आपको अवाम ने नहीं दिया, आपको किसी फार्म 47 ने दिया है। तो इसके ऊपर अगर हुकूमत खत्म होती है या रहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो हुकूमत है कहाँ? अच्छा दुरानी साहब, एक और बात कि अब अगली बैठक कब है और क्या ये तमाम इश्यूज जिनकी तरफ आपने टेसिटली इशारा किया है, फॉर्म 47 का भी जिक्र किया है और हुकूमत बनने के हवाले से भी आप ज़ाहिर दिल की बात कर रहे हैं, कोई एजेंडा है कि कुछ जदोजहद की तरफ भी जा सकता है ये अलायंस जो इन मेकिंग है? देखें काई साहब, ये अलायंस जो इस वक्त है इसकी सबसे बड़ी जो बुनियादी बात है कि ये ऑर्गेनिक है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये अवाम का उठाया हुआ अलायंस है। ये अवाम के जज्बात में से निकलती हुई एक एक्टिविटी है जिसकी पहली मीटिंग बड़ी क्वाइटली, बड़े अच्छे माहौल में और खाने के बाद भी कई लंबे अरसे तक सबने आपस में गपशप लगाई। मैं समझता हूं कि कुर्बतें पैदा हुई हैं, यानी कि पाकिस्तान के अवाम, चारों सूबों के अवाम जो हैं वो आपस में करीब आए हैं, उन्होंने आपस के दुख फोले हैं। अब आइंदा जब मिलेंगे, किसी और मरकज लाहौर में मिलें, कराची में मिलें, कहीं भी मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे, मैं समझता हूं कि इससे एक वो माहौल बनेगा जिसमें एक ऑर्गेनिक कोलेशन इवॉल्व हो सकेगी, जो ऑर्गेनिकली पब्लिक के जज्बात को लेके चलेगी। और ये जो डेवलपमेंट्स होती हैं ये इशारे पे नहीं हो रही, क्योंकि ये अपनी कुव्वत से और अवाम की कुव्वत से हो रही हैं। तो इंशाल्लाह इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। और मैं कल की मीटिंग के बाद आपको ये बता दूं कि हमें तो पता नहीं था कि आपकी मेहरबानी से इतनी इसकी पब्लिसिटी हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जो अवाम के जज्बात हैं, मैं वो देख के कह सकता हूं कि अवाम तमाम कायदीन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप लोग मजीद करीब हों आपस में और मजीद सोचें अवाम के लिए और मुल्क के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, आइन के बहाली के लिए। अच्छा, एक और बड़ा नुक्ता है, बड़ा दुखता हुआ नुक्ता है। एक हकीकत है कि पीटीआई सबसे पॉपुलर पार्टी है। अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रल रिजल्ट्स को मान भी लें, जो कि मानना बड़ा मुश्किल लगता है, तो एक तो वो हकीकत है। दूसरी ये हकीकत है दुरानी साहब के जो यहाँ पे पावर दैट बी है वो उसमें उसकी अभी कबूलियत हमें नज़र नहीं आती। तो ये बड़ा अपहिल टास्क है, इस मखमसे को आप कैसे हल करेंगे? मैं ज़रा एक मखमसा दोबारा आप थोड़ा सा मुझे, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी एक हकीकत है, दूसरी तरफ जो जिसे हम बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट कहें या कुछ कहें, वहाँ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ी पाई जाती है और ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से।
तो इनको करीब लाने में भी क्या कोई रोल है? क्योंकि ये कुर्बतें होंगी तो शायद बात आगे बढ़ेगी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। दुरानी साहब। सर मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त हमें अब काश कि हमारी सियासत जो है वो आइन की रूह पे और आइन की लाइन लेंथ पे चल सके, और उसी की तरफ लाने के लिए जो है वो आज तक पाकिस्तान में जितने भी अलायंस बनते थे उनके बारे में कहा जाता था वो एस्टैब्लिशमेंट बना रही है। आज ये जो बैठक है इसको एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं किया, बल्कि मैं तो जब से मुफाहमत की बात कर रहा हूँ सब लोग मेरे से पूछते थे जी आपके पीछे कौन है। मैं कहता था यार मेरे पीछे तो कुछ कोई भी नहीं है, अल्लाह का नाम है। तो फिर वो कहते थे फिर तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करने वाला है। मैं समझता हूँ कि ये जो एक्टिविटी है इसके लिए एस्टैब्लिशमेंट भी मजबूत होगी, इसके नतीजे में आइन भी मजबूत होगा, इसके नतीजे में मुल्क भी मजबूत होगा। मुल्क की मईशत के लिए रास्ते देखें, मतलब जमात इस्लामी से लेके JUI से लेके महमूद खान अचकजई साहब से लेके बैरिस्टर गौहर इमरान, मतलब साजिद तरीन साहब BNP के, मतलब ये तमाम चारों सूबों की क़यादत थी जो इंतहाई मोहब्बत से एक दूसरे की चाहत से इकट्ठी बैठी थी, और कहीं कोई वो नहीं था, मतलब आपस में कोई टकराव या कोई शिद्दत नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये एक खुश आइंद खबर है कि मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो सियासी और आईनी अमल के जरिए मुल्क को इस्तेहकाम और मुल्क की मईशत और मुल्क के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए, मुल्क में गिरफ्तार कैदियों को आज़ादी दिलाने के लिए बाहमी तौर पे इकट्ठी हुई है, और वो ये सब कुछ जो है अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हैं। ये तमाम लीडर जब आए हुए थे ये अपनी जिम्मेदारी पे आए थे, और ये जो इक़दाम भी उठाएंगे ये अवाम को एतमाद में लेके। अच्छा दुरानी साहब, मैं थोड़ा सा इससे हट के आपसे बात करता हूं। एक सवाल मैं चाहता हूं मैं कि एक तरफ लग रहा है कि एक तरफ आप जो है कह रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं है, दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हम उनके इरादे ये लगते हैं कि किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानेंगे। इस पे आपका ये जो एक बैठक है इसका क्या नुक्ता नज़र है, और आपके पास खबर क्या है इस्लामाबाद में? आप हाँ, इस इशू पे तो वहाँ मतलब अमूमी सी आइन के रेफरेंस से डिस्कशन थी कि आइन की बालादस्ती, लेकिन जहां तक सवाल है अदालतों के फैसलों का, मतलब अदालतों के फैसलों को ना मानने वाली हुकूमतें जो है वो अपने साथ खुद ही ज्यादती कर रही होती हैं, और जो हुकूमतें अदालतों को नहीं मानती वो तो या तो वो अपनी आखिरत का मतलब आपने अखीर का डिमांड कर रही होती हैं, और या वो मुल्क में अनारकी को बुला रही होती हैं। तो इसलिए हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो अदालती फैसलों को तस्लीम करे, और अदालतों के लिए ये अवाम की ख्वाहिश ही है कि अदालतें जो हैं वो अब मफादात और ज़ाती मफादात के दायरे से निकल के आइन की बालादस्ती और इंसाफ के लिए, कानून पढ़ाने के बजाय इंसाफ पढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करें, ताकि मुल्क के अंदर उनकी मौजूदगी। दुरानी साहब खबर दीजिए कि ये जो इत्तेहाद है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, और क्या ये PDM की तरह का इत्तेहाद होगा? और दूसरा ये बताइए कि कब तक अनाउंस होने जा रहा है कि आज इत्तेहाद हो चुका है और आज से तहरीक शुरू होती है? मैं समझता हूँ कि जी ये अभी तो कट हुआ है, हाँ इकट्ठे बैठे हैं, मफाहमत की फिजा बनी है, ठीक है ना जी। और आपको मेरी तारीख में पता है, मैंने डेट तो कभी दी नहीं, सियासत में तारीखें तो होती नहीं है, हमारी तो ख्वाहिशात होती हैं, और ख्वाहिश ये है कि जल्द से जल्द एक ऐसा लाहेअमल बन सके जिस पे कौमी हम आहंगी पैदा हो, और इसमें जो है वो रवायती झगड़े ना हो। और ये मैं आपको बता दूं, ये तजर्बा बहुत अरसे बाद पहली दफा हो रहा है कि सियासतदान खुद कुछ कर रहे हैं। जब सियासतदान खुद कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। बहुत पॉजिटिव नोट है। इसी नोट पे आप, एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि सबसे पहले आपने हमारे चैनल को वक्त दिया और आप हम पे एतमाद करते हैं। तो खबर तो मुझे आपने अपने घर पहले दे दी थी, मगर मैंने उसकी आज ही हम ये अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले आपने बताया था कि आप ये बैठक करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ मौजूद रहेंगे मियाँ शाहिद साहब। मियाँ शाहिद साहब से भी पूछेंगे इस्लामाबाद में क्या हवाएं चल रही हैं, ख़ास खबरें लेंगे इनसे, और एक और मेहमान भी हमारे साथ होंगे। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, राना अजीम साहब गर्मा गर्म खबरें रखते हैं। थैंक यू वेरी मच राना अजीम साहब। हजूर ये फरमाइए कि ये सितंबर को सितमगर क्यों कह रहे हैं और अक्टूबर और सितंबर की क्यों बातें हो रही हैं, और ख़ास तौर पर वज़ीर दिफा साहब का ये कहना है कि जी 20 सीटों पर दोबारा इलेक्शन हो सकता है ताकि हम मेजॉरिटी से महरूम हो जाएं। ये शायद उन्होंने टेसिटली गालिबन सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा किया है, गैर सुप्रीम कोर्ट तो इंसाफ ही करेगी। राना साहब क्या खबरें हैं आपके पास, शहर क्या कहते हैं इक़्तिदार? बड़ी क्लियर और वाज़ेह चीज है, सितंबर जो है वो वाकई सितमगर होगा, अक्टूबर तक मामला नहीं जाएगा। आप जरा गौर करें कि कल लाहौर की सड़कों पर आपको अचानक हमारा नजर आ गया ना, और सारी हुकूमत सर पकड़ के बैठी है कि ये कहां से निकल आया, हमारी सारी इंफॉर्मेशन कहां पे गलत हो गई। उसके बाद आप गौर करें जरा के एमकेएम के घर, पीपल्स पार्टी के घर, दोनों जमातें वहां पे मौजूद हो, और रिश्वतुल्लाह साहब साबिक गवर्नर जो है सिंध थे, आज इतना बड़ा जलसा कर जाए कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, और उनके बैनर्स के साथ तस्वीरें किन किन की लगी हैं, जरा आप उसको भी गौर से देख लें तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि अगले आने वाले सेटअप के लिए, जिसे हम कह रहे हैं ना सितंबर सितमगर होगा, उसके लिए कौन कौन कहां पर किस किस तरीके से अपनी सेटिंग कर रहा है, और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, सब पर जो है वो मुझे नजर नहीं आता, चाहे ये बिजली के बिल मुफ्त कर दें, चाहे ये सारी चीजें मुफ्त कर दें, हालांकि इन्होंने करना कुछ भी नहीं मुफ्त, तो उसके बावजूद भी सितंबर जो है वो इनके लिए इंतहाई खौफनाक है। हालांकि इसके बावजूद भी मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 19 तारीख को एक बेंच बन रहा है एक आला अदलिया में, जिस बेंच में इनको रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, कुछ वो बेंच होगा ट्रिब्यूनल के हवाले से, उसमें इनको रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, लेकिन इन सारे रिलीफ के बावजूद भी सितंबर, मैं नहीं समझता कि सितंबर का महीना जो है वो इससे आगे ये जा सकता। जी मियां साहब, राणा साहब आपने सितंबर की बात की है, कल शेख रशीद ने कहा है कि टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो इसमें क्या हकीकत है कि ये बताइएगा। दूसरा, फौज ने बड़ी मिसाल कायम कर दी है जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार करके, क्या बाकी भी झाड़ू फिरेगा? आप क्या समझते हैं? मैं क्या कहता हूं, मैं आपसे यही सवाल है, कायल साहब से यही सवाल है, क्या आप समझते झाड़ू फिरेगा? तो फिर मेरा जवाब यह है कि फैज हमीद से पहले पकड़ना तो किसी और को चाहिए था। फैज हमीद से पहले जिन लोगों की लाहौर के FIA में एंटी करप्शन में इंक्वायरियां हो रही हैं, उनको भी पकड़ना चाहिए था। बल्कि फैज हमीद साहब से पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन तमाम लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने टीवी पर इंटरव्यू में ये बातें कही है कि जनाब हमारे पास आकर हमें कहा गया कि आप हुकूमत बनाएं, हमें राजी किया गया, हमारे साथ राब्ते किए गए, सारा कुछ होगा। ये गिरफ्तारियां होंगी? गिरफ्तारियां मेरी इतला के मुताबिक खत्म हो गई। मेरी इतला के मुताबिक जो जितनी बड़ी गिरफ्तारी होनी थी हो गई है, अब मजीद गिरफ्तारियां नहीं होंगी। हाँ, आप एक बात नशीन रखिए, अब इस्लामाबाद में बैठे मियां साहब, इस्लामाबाद में सितंबर के हवाले से जो एक बड़ा फैसला हुआ है ना, आप गौर करें कि इस्लामाबाद क्लब में जो मीटिंग हुई है, जिसमें वो तमाम सियासी जमातें बैठी हैं या बिठाई गई हैं, मीटिंग हुई है या मीटिंग करवाई गई है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जब इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिदा इत्तेहाद बने तो उसी वक्त मुत्तहिदा इत्तेहाद बनवाए जाते हैं जब हुकूमत जाने का वक्त हो, उससे पहले कभी मुत्तहिदा इत्तेहाद नहीं बनाए जाते। क्या काजी सैन अहमद मौलाना फजलुर रहमान साहब, उसके बाद आप जमात इस्लामी को ले ले, वहीं पर महमूद चकसई को ले ले, तहरीक इंसाफ को ले ले, GDA से ले ले, आप बाकी जगहों से ले ले, क्या ये लोग आए हैं तो इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठा करवाया गया है, या फिर अगर ये वाकई खुद इकट्ठे हुए हैं तो फिर भी खतरनाक है, अगर इकट्ठा करवाया गया है तो फिर भी खतरनाक है। और कल आपकी क्या खबर है राणा साहब, आपकी क्या खबर है, क्या इकट्ठा किया गया है या करवाया गया है या हुए हैं? मेरी इतला ये है कि इकट्ठा करवाया गया है, और क्या कल मरी से कुछ फासले पर 1 या 2 किलोमीटर के फासले पर मरी से आगे एक और मीटिंग नहीं हुई, और उस मीटिंग में जाने वाले जो है, क्या उनके टेलीफोन सारे बाहर नहीं रखे गए? क्या उस मीटिंग में ये फैसला नहीं हुआ कि सितंबर में इस्लामाबाद में एक बड़ा शो लगाना है? क्या उस मीटिंग में ये फैसला नहीं हुआ
जब हमने किसी सूरत भी किसी के भी कहने पर कुछ लोग अप्रोचें कर रहे थे ना, हुकूमत को थोड़ा सा आसरा दे दें, कोई 16 वोट हुकूमत के पूरे कर दे, तो क्या नहीं कहा गया? क्या नहीं कहा गया कि एक जो बड़ा जुम्मेदार बीच में बैठा था उसे कहा गया कि हमें पता है कि आपकी कुछ मजबूरी है, लेकिन आप बेशक इतिहास से लहदा भी हो जाएं, लेकिन लाइन आप वही लेंगे जो लाइन आपकी हमारी होगी, लेकिन शायद हम इकट्ठे ना भी हो सके, लेकिन काम एक ही लाइन पे करेंगे। एक शख्स को सिर्फ कहा गया। तो क्या ये मीटिंग जो थी, जो एक दिन पहले इस्लामाबाद में और उसके बाद फिर फौरी तौर पर जिस जगह होती है उसकी फुटेज भी बाहर नहीं आती, और सबके नंबर जो होते हैं पहले होती है, उठाता कोई नहीं, और फिर जब लोकेशन चेक होती है पता चलता है कि मरी से 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर एक मारूफ जगह पर मौजूद है। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है? ये अचानक से किस तरह हो गया? अचानक से वक्त से पहले उम्रे से वापसी किस तरह लीडरों की होगी? अचानक से ये सारी चीजें किस तरह निकल आई? तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं। लेकिन राणा साहब एक और चीज भी तो है ना, लाहौर के हल्के हैं, कुछ इस्लामाबाद के हल्के हैं, छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं और उनके केसेस भी जो हैं वो और समातें शुरू होने वाली हैं, तो आप वो भी देख रहे हैं कि हल्के जाते हुए, या वो इसी तरह जिस तरह चंद दिन पहले 2 दिन पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुस्लिम लीग नून को 3 सीटें मिल गई, तो क्या वो वापस मिल जाएंगी या वो हल्के जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून को जो सीटें मिली हैं वो सीटें तो जाएंगी वापस, वो सीटें वापस जाएंगी जिस वक्त की इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म होगी 15 सितंबर से, और आपको नजरसानी अपील में वो सीटें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे वापस जाएंगी, क्योंकि उसमें तो आप 72 घंटे होते हैं आपको इलेक्शन कमीशन वहां पे रिटर्निंग अफसर को एप्लीकेशन देने के लिए कि दोबारा वोटिंग कराएं, दोबारा जो है गिनती करवाएं। उनमें से तीनों हल्कों में से किसी एक ने 72 घंटे का जो कानून है उस पर अमल ही नहीं किया। उसके बाद बड़ी क्लियर चीज होती है, जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनते हैं और पैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल करते हैं, ना कोई जज करते हैं और उसके हट के, और ना ही इलेक्शन कमीशन करता है। ये कानून मौजूद है, और जब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट किस तरह क्रिएट कर सकती है, किस तरह तोड़ सकती है, तो आपको ये बहुत सी चीजें जो है ना होती नजर आएंगी। लेकिन एक चीज का नजर रखिएगा कि 19 तारीख को एक बेंच बनना है, जरा उस बेंच पे नजर रखिएगा। उस बेंच से आपको नजर आएगा कि कुछ लोग अब भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें मजीद वक्त मिल जाए, लेकिन ये कोशिशें जो है रायगा भी जाएंगी, और इन कोशिशों के जवाब में मेरा ख्याल है बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और जल्द हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राना साहब, ये बताएं कि एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो बानी पीटीआई का है, क्या उनको कोई रिलीफ मिलता नजर आता है? बानी पीटीआई को रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा जब ये हुकूमत जाएगी। ये क्योंकि इस हुकूमत में बहुत सी ख्वाहिशात हैं जिसकी बहुत से लोग तामील कर रहे हैं, लेकिन ये आप जेल में रखिएगा, उस तरह अगर हम कहें कि फौरी तौर पर, तो फौरी तौर पर बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं मिलता। मेरे पास आज इतना ये है कि ये फाइनल कह दिया गया है तहरीक इंसाफ को कि तैयारी पकड़ लें, अब सितंबर में आप लोगों ने भरपूर तहरीक चलानी है, और आप ये बात नोट कर लीजिएगा काजी साहब के सितंबर में आपको ये तहरीक ये किस तरफ से आई है? ये तजवीज हुक्म है, ये मशवरा है, ये किस तरफ से आया है? ये सितंबर वाला अडियाला से है, ये अडियाला से है। अच्छा, अडियाला से है। अडियाला से है। याद करें, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि रिपोर्ट सारे का जो है वो आने वाले सामने। मुझे बताएं कि स्वाबी के जलसे के बाद हमाद अजहर का लाहौर की सड़कों पे फिरना, हमाद अजहर का कोई वो सड़क वो नहीं है जो सुनसान हो, वो कल लिबर्टी चौक था, कल MM आलम रोड था, कल गुलशन रावी था, कल समना आबाद था, वहां पे फिरना, वहां पे जुलूसों की शक्ल में जाना, महर बाजत का निकलना, और एक आधे दिन में आपको और भी बहुत से लोग नजर आ जाएंगे। तो ये लेकिन राणा साहब, दूसरी तरफ ये भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि जनरल फैज हमीद का जो ताल्लुक था वो 9 मई के वाकयात से भी था, तो अगर ये चीज निकलती है सामने तो फिर ये जो सारे आप अवामल गिनवा रहे हैं, फलां वहां से निकला, फलां वहां से निकला, वो दोबारा ना कहीं अंदर चले जाएं। और नंबर दूसरी ये बात है कि फैसल वार्डा कहते हैं कि बहुत से लोग पकड़े जाएंगे अब जनरल फैज के बाद,
तो वो कौन कौन से लोग हैं, वो कुछ नाम ले रहे हैं बकायदा? देखिए, फैसल वाडा साहब बड़े वेल इन्फॉर्म हैं, लेकिन मैंने इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीजें होती देखी हैं। मैंने बहुत सी चीजें ऐसी देखी हैं जो सोचते थे वो नहीं होता। फैसल वाडा साहब ने ही कहा था कि 30 से ज्यादा नशिस्तें नहीं होंगी, हो गई। फैसल वाडा साहब ने ही कहा था कि बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, नहीं बन सका। फैसल वाडा साहब ने ही कहा था कि जनाब ये बाहर जाने के लिए तल्ले मिनते शुरू हो जाएंगे, नहीं हुए। उन्होंने ही बहुत सी चीजें कही थी जो नहीं हुई। ये कोई बात नहीं होती कि बारिश हो रही है और आप कह रहे हैं कि जनाब बारिश हो रही है तो अब ये हो जाएगा। क्या किसी ने कहा था कि बड़ी गिरफ्तारी होगी इस गिरफ्तारी से पहले? तो फिर मैं मान लूं कि जनाब उसने जो कहा था दुरुस्त है। तो ये इंतजार तो करें। ये तो सबको पता है कि गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। क्या साबिक चीफ जस्टिस की गिरफ्तारी के हवाले से बड़े बड़े मारूफ तरीन लोगों ने ट्वीट नहीं कर दिया था? लेकिन वो नहीं थी। ये तो कोई खबर तो वो है जो नहीं हो रहा उससे पहले आप बताएं, या जो होना है उससे पहले बताएं। जो आज तक मैं बड़ी इज्जत करता हूँ फैसल वाडा साहब की, इंतहाई मोहतरम है मेरे लिए, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन मुझे ये बता दें उस इंफॉर्मेशन में कितनी चीजें हैं जो दुरुस्त निकली हैं। क्या 30 मेंबर्स से कम सीटें तहरीक इंसाफ के पास है? नहीं, जवाब आएगा। क्या तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया? जवाब आएगा, नहीं बना। क्या तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इन्हें छोड़ के चले गए? तो जवाब आएगा, नहीं छोड़ के गए। तो फिर आप कितनी चीजें जो है, ये कोई बात नहीं है कि फैज अमीर पकड़े गए तो उसके बाद सबने आगे कहना शुरू कर दिया, किसी ने किसी के साथ तल्लक जोड़ दिया, किसी ने मान लिया उनका 9 मई से तल्लक है। निकलना चाहिए इकट्ठा, खुलना चाहिए इकट्ठा, क्लियर होना चाहिए ये सारा कुछ कि कौन किसके साथ है। बिल्कुल हम कहते हैं जिसने 9 मई किया उसे पकड़े, सजा दें, बदतरीन सजा दें, और पाकिस्तान में ये चीज भी खत्म करें। क्यों सियासी लोगों के साथ सरकारी लोग राब्ते रखते हैं? क्यों सियासी लोगों के साथ सरकारी लोग जो है उन्हें तैयार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो? ये बिल्कुल ये चीजें क्लियर होनी चाहिए और क्लियर होकर उन लोगों को बेनकाब होना चाहिए। राना साहब, फिर हम भी कहते हैं, सब लोगों का मुतालबा है कि ये 11 मई को जो कुछ हुआ इस पे हुकूमत क्यों नहीं कोई एक पैल्पेबल मूव करती, उन लोगों को सामने लाती, उन एविडेंस को सामने लाती? इस पे गो स्लो क्यों है? बात यह है कि उसमें बहुत से लोग जो है ना फंसेंगे, बहुत से लोग। खाली ये नहीं होता कि जनाब एक जगह हादसा हो गया, देखना ये होता है कि उस ड्राइवर ने गाड़ी ठीक चलाई या नहीं चलाई। हादसे वाली जगह पर कोई ऐसी चीज तो नहीं थी कि जिसकी वजह से हादसा हो गया। क्या सामने आने वाली गाड़ी खुद बिल्कुल चेंज करके रूट किसी और के सामने तो नहीं आ गई? बहुत कुछ होता है। देखिए, जहां तक बात है ना, जो सामने लोग हैं पकड़े जाएंगे बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हो सकता है किसी शो के दौरान खबर आ जाए कि फलां बंदा गिरफ्तार हो गया, ये इशू नहीं है। ये इशू ये है कि खौफ के बुत टूट गए हैं। इशू ये है कि कल लोग माइनस को जिसको माइनस करने के लिए सब कुछ किया गया था, कल वो शख्स जो लोगों ने साबित कर दिया वो माइनस नहीं हो सकता। और जहां तक आप ये 9 मई की या 11 मई की बात कर रहे हैं, इस पे तो जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, इस पे तो हर चीज सामने आनी चाहिए। इस पर तो सब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये काम प्रोसिक्यूशन का है। अगर प्रोसिक्यूशन अभी तक कुछ नहीं ला सका, ऐसी चीज नहीं कर सका, हम क्या कहेंगे? अब मियां शाही साहब के शहर से तल्लक रखने वाले एक मारूफ तरीन सियासतदान ने उस दिन दावा किया कि नवंबर की फलां तारीख को इमरान खान ने एक मीटिंग बुलाई बनी गाला में और उसमें ये कहा, मैं गवाह हूं। उसको यही नहीं पता कि नवंबर में तो इमरान खान जख्मी था, और जब वो जख्मी था, जख्मी हालत में था, तो उसके बाद तो कई अर्सा क्या मुद्दत वो बनी गाला में गया ही नहीं। और जब ऐसे आपके राणा साहब आप लाहौर में हैं और आज यौम आज़ादी भी मनाया गया है, मियां नवाज शरीफ एक्टिव नहीं हो रहे, आज भी कहीं नजर नहीं आए, मुझे तो नजर नहीं आए, शायद आपने देखा हो। तो मियां नवाज शरीफ क्यों नहीं एक्टिव हो रहे? बड़ी जमात के कायद हैं और दोनों एक सूबे में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है, तो वो एक्टिव नजर नहीं आ रहे। नहीं, मैंने सुबह उन्हें देखा जी। मैं सुबह अपने घर से निकला तो रास्ते में मैंने कोई 50 बैनर देखे। कायद-ए-आज़म की तस्वीर नजर नहीं आई, इलामा इकबाल की तस्वीर नजर नहीं आई, फातिमा जनाह की तस्वीर नजर नहीं आई, लेकिन मियां साहब की एक छोटी सी तस्वीर नजर आई मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर साइड पे। मैंने वहीं पे देखा। मुझे बताया मियां साहब किस तरह एक्टिव हो। एक बंदे को आप बुलाते हैं बाइट से, उसे कहते हैं इक़्तिदार तुम्हारे हवाले करेंगे, फिर उसको आप बुला के कहते हैं इक़्तिदार तो नहीं उसे मिला बेचारे को,
फिर आप उसको सब एक हुकूमत दे देते हैं जो उनके साथ ही कहते हैं कि हमें जबरन हुकूमत दी गई। फिर आप जो उसे मुस्लिम लीग का सदर बना के ये तोको रखते हैं कि वो अवाम में बड़े पॉपुलर है, वो अवाम उन्हें वोट। अच्छा राना साहब, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये बताएं कि हल्का 130 का क्या बनने वाला है? हल्का 130 के हवाले से क्या बनने वाला है? सर जी, अगर तो हल्का 130 की जैनवन हुई तो हल्का 130 नहीं, लाहौर के 24 हल्के जाएंगे। अगर सिर्फ कोई एक मुंसब ठीक हो गया, इस मुंसब का मतलब है जो इसको इन्वेस्टिगेशन कर ले, तो 24 हल्के लाहौर के जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ये बात तो राना साहब, वैसे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम खबरें दे रहे थे राना साहब, आप हमें बड़ा वक्त देते हैं, बहुत शुक्रिया, हम आपसे करते रहेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।